और निकाले भी पहले जाते हैं। Electrons are filled first in 4s orbital and electrons are removed first from 4s orbital. देखिए एक चीज बताता हूँ, आपने कभी नहीं सुनी होगी। जब 4s ऑर्बिटल खाली होता है, लिया, जब 4s ऑर्बिटल खाली होता है और 3d भी खाली है, ध्यान से, तो 4s की एनर्जी कम होती है, 4s की एनर्जी कम होती है, इसीलिए कम एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप बाउ रूल यही तो है। ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी वैल्यूज आर फिल्ड फर्स्ट, लेकिन जब ये भर जाता है, मान लो इसमें कुछ भी है 1 to 10 और ये भर गया, तो अब भरने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, डी ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन भरे भी पहले 4s में जाते हैं, क्योंकि खाली में उसकी एनर्जी कम होती है, और भर जाने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो बाहर होते हैं वो, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसी से तो निकाले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, इसमें एक पेयर्ड हो गया, 4 अनपेयर्ड हो गए, तो 4 × 4 + 2 6 और 24 अंडर रूट 24। ठीक है, तो इसको अगर हम कर दें 4 × 4 × 3, सॉरी 2 × 4 × 3, तो ये आएगा 2 तो बाहर आ गया, अंडर रूट 6, 2√6 आएगा बोर मैग्नेट्रॉन। चेक करिए, हम्म, 2√6 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ F E x plus √35, find its वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए।
5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या होगी 5, कुछ और बता रहे हो। हाँ जी, क्या आया? थ्री आएगी, 3, ठीक है ना। चलिए, एफ ई है, वो अभी मैंने लिखा 4s2 3d6। ये है। जब मैं Fe3 प्लस करूंगा, एक तो मुझे पता है Fe2 होता है या Fe3 होता है, 2 वाला तो अभी निकाला है, 3 वाला चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4s0, पहले 2 इधर निकल गए, फिर एक और निकालना है तो वो 3d, तो सॉरी 3d5 हो जाएगा। ये पांचों के पांचों क्या है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो आ जाइए 5 × 5 + 2, ये आ गया √35। हाँ, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। इसको भी ध्यान से सुनिए। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर? ये जो डी ऑर्बिटल है, ये अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। एक का नाम होता है P2G और दूसरे का नाम होता है EG। ओके,
डी ऑर्बिटल की शेप मैंने बताई है आपको, डबल डबल होती है। शेप होती कैसी है, कहीं देखी है कुछ? नहीं देखी। चलिए बता देते हैं, डी ऑर्बिटल की शेप हमको पता होनी चाहिए। देखिए, ये एक्स, ये वाई, ये हो गया, ये वाई, ये जेड, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स, ठीक है, बनाइए जल्दी। नाम क्या हो जाएगा इनका, एक्स वाई है तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। ये वाई जेड है तो इसका नाम हो जाएगा डी वाई जेड। ये एक्स जेड है तो डी एक्स जेड लिख लो या जेड एक्स लिख लो, तीन हो गए। दो और हैं, किसी को नाम याद है तो बताए। ये एक्स और ये वाई। ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लोब्स जो हैं एक्सिस के बीच में है, ऊपर वालों में, ये एलोंग द एक्सिस है, ठीक है, इसमें स्क्वायर आ गया नाम। पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। ये मेरा जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस को अलोंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का लोब है, और एक जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रिंग है।
ऐसे रिंग है और जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है। हो गया। इन तीन को हम लोग नाम देते हैं T2G और ये होते हैं EG। हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि T2G और EG क्या है। ये आपस में फ्लिप भी हो सकते हैं, ये एनर्जी नीचे हो सकती है, ये ऊपर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस हैं, वो अगले चैप्टर में हम लोग कंडीशन सारी देखेंगे, वहां पे ये जो हमने पढ़ा है ये काम आ जाएगा। जल्दी करो भाई। तो अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी कम है, ये तो इसका नॉर्मल एनर्जी लेवल है डी ऑर्बिटल का। अब ये क्या चला गया है, T2G नीचे कम एनर्जी पे चला गया, EG हाई एनर्जी पे चला गया, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, कहीं से क्या हुआ, लाइट बीम आई, वो इससे टकराई और इसको पसंद आ गई, तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को लेकर के यहाँ चला जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है। और फिर थोड़ी देर घूम फिर के नाश्ता वाश्ता करके और फिर ये वापस आ जाता है, क्योंकि लोअर एनर्जी इज मोर और स्टेबल, तो वापस इसी जगह में आएगा। तो जब यहां से यहां जा रहा था तो इसने एनर्जी को क्या किया, E इज इक्वल टू एच न्यू को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और जब वापस यहां जंप करके आया तो उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या किया इसने, एनर्जी को एमिट किया, ठीक है, एमिट किया, एमिट की स्पेलिंग है EMIT ना खाली, हाँ। तो ये हो गया, ये इसने एमिट किया, तो ये दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। इसी की वजह से कलर दिखाई देते हैं। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट ना होते तो कलर जो है ना, जो हमको दिखते हैं ये पटाखों में और सारी चीज़ों में, और हैं ये सब कलर जो दिखाई देते हैं ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही देन है। तो डी ऑर्बिटल के बारे में भी हमने हो गया। एक पॉइंट और आ जाते हैं, KMnO4। इसमें ज़रा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, K2Cr2O7, और इसमें क्रोमियम की। क्या आया, इसकी 7+ आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, 4s 0 3d 0,
यही आई। बोलो, यही आएगी। और इसकी 6 प्लस इसकी भी 4s 0 3d 0। ये पर्पल कलर का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। पिंक टू पर्पल। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, जो कि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि सर ये डी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 0 है, और यहां पर भी नहीं है, उसके बाद कलर कहां से आ गया? यहां तो डी, जब डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन कैसे होगा? तो कैसे ये हमारा कलर आया? तो इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बस एक वर्ड आप ये लिख दोगे, आंसर आपका कंप्लीट। Even though these two compounds do not have any d electron, but they are colored. Why? Due to charge transfer। ये आंसर हो गया। अब चार्ज ट्रांसफर होता क्या है, तो ये भी लिख लीजिए। Momentarily electron from oxygen jumps to chromium, जम्प्स टू सेंट्रल मेटल एटम। ये लिख दिए, क्रोमियम हो चाहे मैग्नीज हो, सेंट्रल मेटल एटम, एंड देन कम्स बैक टू ऑक्सीजन अगेन। In this transition, colored wavelength is emitted. That's why it appears colored. Okay? चलिए।